नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। युवा स्वाभिमान पार्टी के नेता तथा अमरावती जिले के निर्दलीय सांसद नवनीत राणा के जाति प्रमाण पत्र को मुंबई हाईकोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया है। साथ ही फर्जी जाति वैधता प्रमाण पत्र तैयार कर उसके आधार पर किसी भी तरह का लाभ हासिल करने यानी कॉन्सिक्वेंसेस को भारतीय संविधान के साथ जालसाजी करार देते हुए मुंबई हाईकोर्ट ने सांसद नवनीत राणा पर 2 लाख रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है और 6 सप्ताह के भीतर जाति वैधता प्रमाण पत्र जाँच समिति के समक्ष अपना जाति प्रमाण पत्र व जाति वैधता प्रमाण पत्र सरेंडर करने का निर्देश दिया है। इस फैसले को सांसद नवनीत राणा के लिए काफी बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि इस संदर्भ में सांसद नवनीत राणा ने मंडल न्यूज के साथ बातचीत में कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही हैं, जहां पर वे मुंबई हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देंगी। वहीं पूर्व सांसद आनंदराव अड़सुल भी सुप्रीम कोर्ट में कैवेट दाखिल करने हेतु नई दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। ऐसी जानकारी पूर्व सांसद आनंदराव अड़सुल के अमरावती निवासी विधि सलाहकार एडवोकेट चंद्रशेखर डोरले द्वारा दी गई है। अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित अमरावती संसदीय सीट पर वर्ष 2019 में हुए चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ते हुए नवनीत राणा बतौर सांसद विजयी हुई थी और इस चुनाव में उन्होंने 2 बार अमरावती जिले के सांसद रहे तथा शिवसेना के हैवीवेट नेताओं में से एक आनंदराव अड़सुल को करीब 36,000 वोटों की लीड से पराजित किया था। नवनीत राणा इससे पहले वर्ष 2014 का भी लोकसभा चुनाव राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी के तौर पर लड़ चुकी थी। ऐसे में वर्ष 2017 में शिवसेना नेता व पूर्व सांसद आनंदराव अड़सुल ने सांसद नवनीत राणा के जाति प्रमाण पत्र व जाति वैधता प्रमाण पत्र पर आपत्ति लेते हुए मुंबई हाईकोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल की थी, जिसमें से एक याचिका पर मुंबई हाईकोर्ट में लंबे समय से सुनवाई चल रही थी, जिसमें सांसद नवनीत राणा के जाति प्रमाण पत्र के फर्जी रहने की बात कही गई थी। वहीं दूसरी याचिका मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में दायर की गई थी, जिसमें वर्ष 2019 के चुनाव में नवनीत राणा के सांसद निर्वाचित होने को चुनौती दी गई थी। इसमें से मुंबई हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद मुंबई हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति RD धनुका व न्यायमूर्ति VG बिष्ट की 2 सदस्यीय खंडपीठ ने याचिकाकर्ता व पूर्व सांसद आनंदराव अड़सुल के पक्ष में फैसला सुनाते हुए मौजूदा सांसद नवनीत राणा के जाति प्रमाण पत्र व जाति वैधता प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया। साथ ही कहा कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र व फर्जी जाति वैधता प्रमाण पत्र तैयार कर उसके आधार पर किसी भी तरह का लाभ प्राप्त करने यानी किसी आरक्षित सीट से संसदीय चुनाव लड़ने और जीतने के जरिए नवनीत राणा ने भारतीय संविधान के प्रावधानों के साथ जालसाजी की है। इस हेतु उन पर 2 लाख रुपए का आर्थिक जुर्माना लगाने के साथ ही उन्हें 6 सप्ताह के भीतर अपना जाति प्रमाण पत्र भी जाति वैधता जांच समिति के समक्ष सरेंडर करने हेतु कहा गया है। यदि निर्वाचन आयोग के समक्ष पेश किया गया कोई भी प्रमाण पत्र और उसके आधार पर तैयार किया गया हलफनामा झूठा साबित होता है तो संबंधित सदस्य का निर्वाचित पद रद्द हो सकता है। ऐसे में अब सांसद नवनीत राणा के मामले में आगे चलकर क्या होता है, इसे लेकर सभी में उत्सुकता देखी जा रही है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अपनी प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना नेता व पूर्व सांसद आनंदराव अड़सुल ने कहा कि आज खुद राणा दंपति द्वारा बार बार कहे जाते शब्दों के मुताबिक दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। नवनीत राणा ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीट से चुनाव लड़ा था। यह संविधान के खिलाफ काफी गंभीर अपराध है, जिसके लिए नवनीत राणा को जेल भी जाना पड़ सकता है और इसके लिए वे यानी अड़सुल निश्चित तौर पर प्रयास भी करेंगे। पूर्व सांसद आनंदराव अड़सुल के मुताबिक हाईकोर्ट के फैसले की वजह से सत्य की जीत हुई है। साथ ही वे वर्ष 2014 के चुनाव के समय से जो बात कह रहे थे वह पूरी तरह सही साबित हुई। उन्होंने वर्ष 2014 के चुनाव के समय ही कहा था कि नवनीत राणा द्वारा अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीट पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर चुनाव लढा जा रहा है। सत्यमेव जयते म्हणतो ना, तसा प्रकारचा एक सत्याचा विजय झालेला आहे आणि ज्या वेळेला खोट्या गोष्टी होतात त्या आज ना उद्या बाहेर येतात, त्या आज आलेले आहेत आणि त्यांना त्यांची लायकी कळलेली आहे आणि अमरावतीकरांमध्ये आता जो जल्लोष आहे आणि त्यांना हे पण मान्य नव्हतं त्यांची आजपर्यंतची कारकीर्द जर पाहिली की सगळे गैरव्यवहार गैरप्रकार तिचे मिस्टर रवी राणा आमदार आहेत, ह्या दोघांचे गैरप्रकार आज अमरावतीकरांच्या समोर आहेत आणि एक मनामध्ये चीड आहे आणि म्हणून जे काय घडलेलं आहे ते सत्यमेव जयते एवढंच मी म्हणेन। वहीं इस मसले को लेकर मंडल न्यूज के साथ बातचीत में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सांसद नवनीत राणा ने कहा कि यह मामला विगत 8 साल से अदालत के सामने है और खुद सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के आधार पर गठित जाति वैधता जांच समिति ने 3 बार उनके जाति प्रमाण पत्र को वैध साबित किया है और एक बार खुद हाईकोर्ट द्वारा गठित समिति ने भी उनकी जाति वैधता प्रमाण पत्र को सही माना था, जिसके बाद भी पूर्व सांसद आनंदराव अड़सुल दोबारा अपील में गए और उनकी इस अपील पर अचानक हाईकोर्ट का फैसला आया है, जिस पर आज ही 6 सप्ताह का स्थगनादेश भी प्राप्त किया गया है। चूंकि इस समय सुप्रीम कोर्ट में अवकाश चल रहा है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट खुलते ही इस फैसले को वहां चुनौती दी जाएगी और अब सुप्रीम कोर्ट में ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा।
इस मामले में पूर्व सांसद आनंदराव अड़सुल की ओर से हाईकोर्ट में पैरवी करने वाले एडवोकेट सचिन थोरात ने मंडल न्यूज के साथ विशेष तौर पर बातचीत करते हुए कहा कि पूर्व सांसद आनंदराव अड़सुल द्वारा नवनीत राणा के खिलाफ कुल 2 याचिकाएं दायर की गई थी, जिसमें से मुंबई हाईकोर्ट में दायर याचिका पर फैसला आ गया है और अदालत ने नवनीत राणा के जाति प्रमाण पत्र और जाति वैधता प्रमाण पत्र को फर्जी माना है। साथ ही यह भी कहा है कि इस प्रमाण पत्र को जहां जहां इस्तेमाल किया गया और इसके जरिए जो कोई भी लाभ हासिल किया गया वह संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है। ऐसे में अब इस फैसले को नागपुर हाईकोर्ट में दायर याचिका के साथ जोड़ा जाएगा, जिसके जरिए नवनीत राणा के फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर सांसद निर्वाचित होने को चुनौती दी गई है। एडवोकेट थोरात द्वारा मंडल न्यूज को दी गई जानकारी के मुताबिक इस मामले पर फैसला सुनाते हुए पहले हाईकोर्ट ने नवनीत राणा को अगले 48 घंटे के भीतर जाति वैधता जांच समिति के समक्ष अपना जाति प्रमाण पत्र और जाति वैधता प्रमाण पत्र सरेंडर करने का मौखिक आदेश दिया था। इस पर हुए युक्तिवाद में राणा के वकील ने इस पर 6 सप्ताह की मोहलत मांगी, जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार करते हुए 6 सप्ताह के भीतर जाति वैधता प्रमाण पत्र जांच समिति के समक्ष नवनीत राणा को अपना जाति प्रमाण पत्र और जाति वैधता प्रमाण पत्र पेश करने का आदेश दिया है। यद्यपि जाति प्रमाण पत्र से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु हाईकोर्ट द्वारा सांसद नवनीत राणा को 6 सप्ताह का समय दिया गया है, किंतु 2 लाख रुपए का आर्थिक दंड भरने हेतु केवल 2 सप्ताह का ही समय दिया गया है और आगामी 2 सप्ताह के भीतर सांसद नवनीत राणा को महाराष्ट्र विधि सेवा प्राधिकरण के पास 2 लाख रुपए जमा कराने होंगे। पूर्व सांसद आनंदराव अड़सुल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद मुंबई हाईकोर्ट की 2 सदस्यीय खंडपीठ ने कुल 108 पन्नों का फैसला जारी किया है, जिसमें कुल 220 बिंदुओं की मीमांसा करते हुए सांसद नवनीत राणा के खिलाफ जाति प्रमाण पत्र व जाति वैधता प्रमाण पत्र को अवैध करार देते हुए खारिज कर दिया गया। मुंबई हाईकोर्ट द्वारा जिले की सांसद नवनीत राणा के जाति प्रमाण पत्र को फर्जी साबित करते हुए उनके खिलाफ दिए गए फैसले के चलते शिवसेना के स्थानीय पदाधिकारियों में जबरदस्त खुशी की लहर व्याप्त हो गई और शिवसेना के जिला प्रमुख सुनील खराटे व महानगर प्रमुख प्रवीण हरमकर के नेतृत्व में सेना पदाधिकारियों व शिव सैनिकों ने जगह जगह पर जल्लोष मनाया और इसे सत्य की जीत निरूपित किया। इसके तहत शिव सैनिकों ने राजकमल चौक व सक्करसाद चौक पर जमकर आतिशबाजी की, साथ ही यहाँ पर ढोल ताशे के साथ सभी शिव सैनिक जमकर थिरके। इस मौके पर दोनों ही स्थानों पर यातायात बुरी तरह से बाधित हो गया था और कोविड प्रतिबंधात्मक नियमावली जारी रहने के बावजूद दोनों ही स्थानों पर भारी भीड़ भड़का भी देखा गया। इस समय पुलिस द्वारा दोनों ही स्थानों पर बाकायदा वीडियोग्राफी भी कराई गई। विगत 1 माह से बारिश के मौसम को देखते हुए महावितरण द्वारा मानसून पूर्व कामों को निपटाने का दावा किया जा रहा था। साथ ही विद्युत तारों पर लटकने वाले पेड़ों की टहनियों को काटने का काम भी किया जा रहा था, जिसके लिए शहर के लगभग सभी क्षेत्रों में रोजाना विद्युत आपूर्ति खंडित की जाती थी ताकि बारिश के मौसम दौरान विद्युत आपूर्ति में किसी तरह की कोई दिक्कत पैदा न हो। लेकिन महावितरण द्वारा किए गए तमाम मानसून पूर्व काम धरे के धरे रह गए हैं, क्योंकि इन दिनों यदि हल्की बूंदाबांदी होती है या जरा सी भी हवा के झोंके चलने शुरू होते हैं तो अचानक ही बिजली गुल हो जाती है और इसके बाद अगले 2-3 घंटे तक विद्युत आपूर्ति का ठप रहना बेहद आम बात हो गई है। इस दौरान अव्वल तो महावितरण के कॉल सेंटर पर कॉल ही नहीं लगती और यदि गलती से कॉल लग भी गई तो संबंधितों को कोई समाधानकारक जवाब भी नहीं मिलता। इन दिनों यद्यपि अमरावती जिले में कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या घट रही है, किंतु निजी कोविड अस्पतालों को बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि वहां पर कुल बेड में से 20% बेड कोविड संक्रमित मरीजों के लिए आरक्षित रखते हुए आवश्यकतानुसार नॉन कोविड मरीजों के लिए स्वतंत्र वार्ड निर्माण किए जाएंगे। इस आशय के निर्देश जिलाधीश शैलेश नवाल द्वारा निजी कोविड अस्पतालों के नाम जारी किए गए। जिले के सभी कोविड अस्पतालों के डॉक्टरों व उनके प्रतिनिधियों की बैठक गत रोज जिलाधीश कार्यालय में हुई थी। इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधीश नवाल ने उपरोक्त निर्देश दिए। इस समय जिलाधीश नवाल ने यह भी कहा कि इन दिनों जिले में म्यूकरमाइकोसिस नामक फंगल इन्फेक्शन से संक्रमित मरीज बड़े पैमाने पर पाए जा रहे हैं। इस बीमारी का इलाज काफी महंगा होता है। ऐसे में सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग द्वारा म्यूकरमाइकोसिस मरीजों के इलाज हेतु निजी अस्पतालों के लिए अधिकतम दरें तय की गई हैं। अतः सभी निजी अस्पतालों द्वारा इन्हीं दरों के आधार पर मरीजों का इलाज किया जाना चाहिए और यदि कहीं पर भी इससे अधिक शुल्क लिए जाने की शिकायत सामने आती है तो संबंधितों के खिलाफ आपत्ति व्यवस्थापन अधिनियम अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। जिला नियोजन निधि से अब महिला व बाल विकास योजना के लिए 3% निधि आरक्षित रखा जाएगा। इस निधि के जरिए आंगनवाड़ियों की दुरुस्ती का काम करने के साथ ही वहां पर विविध सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस आशय के निर्देश राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर द्वारा दिए गए। गत रोज जिलाधीश कार्यालय में आयोजित जिला निधि आरक्षण हेतु बैठक में उन्होंने यह निर्देश दिए हैं। किसको देंगे, हर एक वीडियो को या फिर उनके नीचे के लोगों को, एंड यू विल हैव टू रिव्यू इट कि
या 10 गावांमध्ये खरोखर अंगणवाडी बांधायची गरज आहे आणि इथे नाही बांधली तरी चालते, जी आहे तिला व्यवस्थित केलं तरी वी विल गो अबाउट. मग ते आपले 8 लाख रुपये सेव्ह होते. ते 8 लाख रुपये सेव्ह झाले की आपण ते 10 मध्ये ते कन्वर्ट करून टाका. जिले में जल समृद्धि निर्माण होने के साथ ही कृषि उत्पादकता बढ़े, इस हेतु गांव-गांव में सीमेंट नाले व बांधों जैसे जल संवर्धन के कामों को गतिमान किया जा रहा है. इस आशय का प्रतिपादन राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर द्वारा किया गया. गत रोज मृदा व जल संवर्धन विभाग की ओर से कठोरा खुर्द, टाकली जहांगीर, नांदगांव पेट व रामगांव आदि स्थानों पर द्वारयुक्त सीमेंट नालों के निर्माण व गहराईकरण के कामों का पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के हाथों शुभारंभ हुआ. इस समय करीब 2.5 करोड़ रुपए के विकास कामों का शुभारंभ करते हुए पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने उपरोक्त प्रतिपादन किया. इस समय श्री क्षेत्र रिद्धपुर विकास के लिए स्वतंत्र प्रारूप तैयार किया जा रहा है. जिले में विविध जगहों पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रारूप के अनुसार काम पूर्ण करने के साथ ही पर्यटन स्थल पर स्थानीय मुद्दों का विचार कर पर्यटन वृद्धि दृष्टि से नवीनतापूर्ण संकल्पना अमल में लाई जानी चाहिए. इस आशय के निर्देश जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने दिए. पर्यटन विकास महामंडल की ऑनलाइन बैठक मंगलवार को पालक मंत्री यशोमती ठाकुर की अध्यक्षता में हुई. इस समय उन्होंने उपरोक्त निर्देश दिए. जिथे महानुभाव पंतांची त्या ठिकाणी भरपूर प्रचार होत असतो. जसं आता अमरावती शहरामध्ये तिथे ते आश्रम जे आहे, तिथे ते मेन गुरु जे आहेत ते तिथे राहायचे. तर त्यांच्यासोबत थोड्याशा गोष्टी बोलून आपण नेमकं काय काय करता येईल त्याच्यामध्ये ते केलं पाहिजे. अजून सर्वात महत्वाचं, मी 10 वर्ष झाले त्याला, 10 वर्ष आधी डिजिटलाइजेशन त्या पोथ्यांचं सगळं. राज्य के राज्य मंत्री तथा अचलपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक बच्चू कडू की संकल्पना से शिव राज्याभिषेक के दिन अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र में हर एक ग्राम पंचायत व जिला परिषद सर्कल में गांव तथा नगर पालिका क्षेत्र के चौक चौराहों में सौंदर्यीकरण किया जाएगा. इस कार्यक्रम के तहत तलेगांव मोहना ग्राम पंचायत के समक्ष वाले चौक का सौंदर्यीकरण किए जाने के लिए राज्य मंत्री बच्चू कडू ने पूरे स्थान का अवलोकन किया और संबंधित विभाग के अधिकारियों को सौंदर्यीकरण करने के निर्देश भी दिए. इस समय गाँव वासियों सहित प्रहार कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे. पुणे के मुलशी तहसील अंतर्गत उरवडे गांव स्थित SVX एक्वा टेक्नोलॉजी नामक कारखाने में हुई दुर्घटना में करीब 18 मजदूरों की मौत होने की घटना सामने आई थी. यह बात पता चलते ही राज्य के कामगार राज्य मंत्री ओम प्रकाश उर्फ बच्चू कडू ने तुरंत ही हादसे का शिकार हुए मृत कामगारों के उत्तराधिकारियों को 5-5 लाख रुपए की सरकारी सहायता देने की घोषणा की. साथ ही राज्य मंत्री बच्चू कडू ने इस घटनास्थल का प्रत्यक्ष मुआयना भी किया और मामले की जाँच करने के भी निर्देश जारी किए. इस समय यद्यपि कोविड संक्रमण की दूसरी लहर काफ़ी हद तक नियंत्रण में आ चुकी है, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आगामी दिनों में कोविड संक्रमण की तीसरी लहर के आने की आशंका जताई गई है. साथ ही यह संभावना भी जताई गई है कि कोविड संक्रमण की तीसरी लहर कम आयु वाले बच्चों के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकती है. इस बात के मद्देनजर तमाम आवश्यक उपाय योजनाएं करने एवं प्रतिबंधात्मक कदम उठाने हेतु निगमायुक्त प्रशांत रोडे की अध्यक्षता में अमरावती मनपा के सभागार में विभिन्न चिकित्सकों के संगठनों एवं स्वास्थ्य संगठनों के पदाधिकारियों की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें प्रतिबंधात्मक उपाय योजनाओं एवं कोविड संक्रमण की तीसरी लहर को रोकने हेतु किए जाने वाले कामों के बारे में आवश्यक विचार विमर्श किया गया. विगत 1.25 वर्ष से कोविड वायरस के संक्रमण ने अमरावती जिले सहित समूचे राज्य में कहर ढा रखा है. ऐसे में मूलतः अमरावती जिले से वास्ता रखने वाले और मुंबई, पुणे जैसे बड़े शहरों में अच्छे वेतन पर काम करने वाले कई लोगों की नौकरियां चली गई. वहीं कई लोग वर्क फ्रॉम होम करने के लिए अमरावती स्थित अपने घर लौट आए, किंतु इस दौरान जिन लोगों की नौकरियां चली गई उनके पारिवारिक जीवन के समीकरण बिगड़ गए और विगत फरवरी माह से लगातार जारी दूसरे लॉकडाउन ने उनके वैवाहिक जीवन में जहर घोल दिया. इसके अलावा लॉकडाउन काल के दौरान 24 घंटे एक साथ रहने वाले दंपतियों के बीच भी आपसी विवाद व झगड़े होने के मामले सामने आए हैं. शहर पुलिस आयुक्तालय की महिला भरोसा सेल में 1 जनवरी से 31 मई के दौरान 5 माह में 282 महिलाओं द्वारा पारिवारिक कलह की शिकायत दर्ज कराई गई. पश्चात महिला सेल की ओर से संबंधित दंपतियों को बुलाते हुए उनका समुपदेशन किया गया और 111 मामलों में सफलतापूर्वक सामंजस्य स्थापित किया गया. वहीं कुछ मामलों को पुलिस थानों को सौंप दिया गया और कुछ मामलों में धारा 498 के तहत घरेलू हिंसा के अपराध दर्ज किए गए. इसके अलावा कुछ मामले न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत विचाराधीन है. इससे पहले वर्ष 2020 में कुल 624 महिलाओं की शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसमें से 620 मामलों में सफलतापूर्वक समझौता कराया गया था. ऐसी जानकारी महिला सेल की सहायक पुलिस निरीक्षक शीतल हिरोडे द्वारा दी गई है.
कोविड संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान 22 अप्रैल से 1 जून के बीच शहर पुलिस आयुक्तालय के पास ई पास मिलने हेतु 14,714 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से केवल 2,337 आवेदनों पर ही अनुमति प्रदान की गई और करीब 12,381 लोगों के आवेदनों को पुख्ता वजहों का अभाव रहने के चलते पुलिस द्वारा खारिज कर दिया गया। कोविड संक्रमण की चेन को तोड़ने हेतु सरकार द्वारा यात्रा करने के लिए ई पास निकाला जाना अनिवार्य व आवश्यक किया गया था, जिसकी वजह से बिना वजह यात्रा करने वाले लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस दौरान अंतिम संस्कार हेतु जाने के लिए, किसी मरीज को भर्ती करने हेतु जाने के लिए अथवा किसी बेहद अत्यावश्यक कारण के लिए ही पुलिस द्वारा ई पास मंजूर की जाती थी। वहीं हनीमून के लिए जाना है, छोटे बच्चों को छोड़ने हेतु जाना है, माता पिता से मिलने हेतु जाना है जैसी वजह बताकर ई पास मांगने वालों के आवेदन रद्द किए गए। हालांकि इस समय राज्य में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ऐसे में राज्य अंतर्गत एक जिले से दूसरे जिले में कहीं पर भी घूमने के लिए ई पास की जरूरत नहीं है, किंतु राज्य की सीमा पार करने पर संबंधित राज्यों द्वारा ई पास की जांच पड़ताल की जाएगी, अतः बाहरी राज्यों में जाने हेतु ई पास की जरूरत पड़ेगी। इन दिनों लॉकडाउन में शिथिलता मिलते ही सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों व सरकारी कार्यालय भी खुल गए हैं और यहां पर लोगों की आवाजाही काफी बढ़ गई है। ऐसे में संभावित खतरे को टालने हेतु मनपा में आने वाले लोगों की कोविड टेस्ट करने के बाद ही उन्हें मनपा परिसर के भीतर प्रवेश दिया जा रहा है। विगत कुछ दिनों से कोविड संक्रमण की रफ्तार का सुस्त होना लगातार जारी है और अब संक्रमितों की संख्या घटकर 200 के स्तर पर पहुंच गई है। आज मंगलवार को केवल 201 नागरिकों की कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही जिले में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 94,490 पर जा पहुंची। वहीं मंगलवार को 24 घंटे के दौरान जिले के कोविड अस्पतालों में कुल 5 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई, जिनमें सभी स्थानीय मरीजों का समावेश था। जिले में कोरोना मृतकों की संख्या बढ़कर अब 1,511 पर जा पहुंची है। साथ ही बाहरी जिलों के 174 मृतकों को जोड़कर यह आंकड़ा 1,685 पर पहुंच गया है। मंगलवार को मृत हुए मरीजों में मनपा क्षेत्र के 1 व ग्रामीण क्षेत्र के 4 मरीजों का समावेश रहा। इसके अलावा मंगलवार को जिले के कोविड अस्पतालों से 409 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते डिस्चार्ज दिया गया। जिले में अब तक कुल 90,008 मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। इस समय जिले में कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2,971 है, जिनमें मनपा क्षेत्र के 624 व ग्रामीण क्षेत्र के 2,352 मरीजों का समावेश है। इसके अलावा इस समय 856 मरीजों का विभिन्न कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। साथ ही मनपा क्षेत्र में 425 व ग्रामीण क्षेत्र में 1,690 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। बीते 24 घंटे के दौरान जिले में 6,774 नागरिकों की कोविड टेस्ट की गई, जिसमें से केवल 2.96% लोगों की ही कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण बढ़कर 95.26% पर पहुंच गया है। विगत कुछ दिनों से पॉजिटिविटी रेट में लगातार कमी आ रही है और रिकवरी रेट में लगातार इजाफा हो रहा है। इसे एक तरह से अमरावती जिले के लिए काफी राहत वाली स्थिति कहा जा सकता है। वहीं मंगलवार को समूचे संभाग में कुल 481 नए कोविड संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें अकोला के 78, यवतमाल के 33, बुल्ढाना के 98 व वाशिम के 71 मरीजों का समावेश रहा। साथ ही मंगलवार को संभाग में 899 मरीज कोविड मुक्त भी हुए, जिनमें अकोला के 185, यवतमाल के 68, बुल्ढाना के 129 तथा वाशिम के 108 मरीजों का समावेश है। संभाग में अब तक 3,50,819 कोविड संक्रमित मरीज पाए जा चुके हैं, जिनमें से 3,38,826 मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। हालांकि इस एक वर्ष के दौरान 5,384 मरीजों की कोविड संक्रमण के चलते मौत हुई है। मई माह की शुरुआत से अमरावती जिला पूरी तरह से कोविड संक्रमण की दूसरी लहर की चपेट में आ चुका था और दूसरी लहर ने ग्रामीण क्षेत्रों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। इस दौरान शहरी क्षेत्रों में कम संक्रमित मरीज मिले, जिसका परिणाम यह हुआ कि एक समय जिले की 824 ग्राम पंचायतों में से 589 ग्राम पंचायतें कोविड संक्रमण की चपेट में आ चुकी थी। लेकिन अब राहत वाली खबर यह है कि इसमें से 473 ग्राम पंचायतें कोरोना से मुक्त हो गई हैं और केवल 116 ग्राम पंचायतों में ही संक्रमण की स्थिति है। हालांकि इस संकट के दौरान भी 235 ग्राम पंचायतें खुद को कोरोना से पूरी तरह मुक्त और सुरक्षित रखने में सफल रही। जिले के कुल 46 सरकारी व निजी कोविड अस्पतालों तथा कोविड हेल्थ केयर सेंटरों में कोरोना संक्रमित मरीजों को भर्ती करने हेतु 2,370 बेड की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है, जिसमें से इस समय केवल 540 बेड पर ही कोविड संक्रमित मरीजों को भर्ती रखा गया है और 1,830 बेड रिक्त पड़े हैं। विगत कुछ दिनों से कोविड अस्पतालों में भर्ती मरीजों की तुलना में यहाँ पर रिक्त रहने वाले बेड की संख्या लगातार कम दिखाई दे रही है। साथ ही विगत कुछ दिनों से जिले में रोजाना पाए जाने वाले संक्रमितों की संख्या में भी कमी देखी जा रही है और अब नए संक्रमितों की तुलना में पहले से कोविड अस्पताल में भर्ती मरीजों के डिस्चार्ज होने का प्रमाण बढ़ गया है, जिसकी वजह से अब पहले की तुलना में रिक्त रहने वाले बेड की संख्या बढ़ रही है। कोविड प्रतिबंधात्मक महामारी से बचाव हेतु कोविशील्ड व कोवैक्सीन जैसी प्रतिबंधात्मक दवाइयां लगातार उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिसमें से अब तक अमरावती संभाग को कुल 26,92,070 प्रतिबंधात्मक डोज प्राप्त हो चुके हैं। इसमें से 28 खेप में कोविशील्ड के 21,34,460 व 18 खेप में कोवैक्सीन के 5,57,610 वैक्सीन का स्टॉक प्राप्त हो चुका है। इसमें से कोविशील्ड की 4 खेप व कोवैक्सीन की 1 खेप राज्य सरकार की ओर से प्राप्त हुई है। वहीं अन्य सभी प्रतिबंधात्मक वैक्सीन की खेप केंद्र सरकार की ओर से मुहैया कराई गई है।
राज्य सरकार के आदेश से तीसरे चरण में स्थित अमरावती जिले में अनलॉक की प्रक्रिया पर अमल किया गया। अनलॉक के साथ मिली छूट के कारण कई सेवाएं भी क्रियाशील हुई हैं, जिसके तहत कल सोमवार से अमरावती मध्यवर्ती बस डिपो से एक बार फिर सरकारी बस सेवा पूर्ववत की गई और राज्य परिवहन महामंडल की 150 बसें अपने गंतव्य के लिए रवाना हुई। एक सप्ताह पहले तक एसटी डिपो से केवल अत्यावश्यक सेवा के लिए ही बसें छोड़ी जा रही थी, लेकिन अब जिला अंतर्गत बस सेवा आरंभ हुई है, जिसकी वजह से अब तक सन्नाटे में डूबे बस डिपो परिसर में अब लोगों की चहल पहल बढ़ती दिखाई दे रही है। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ की ओर से जिलाधीश को सौंपे गए निवेदन में कहा गया है कि कोरोना काल में नेत्रहीन विकलांगों की भुखमरी को टालने हेतु राशन किट उपलब्ध कराकर सहायता प्रदान की जाए। इस निवेदन में कहा गया कि कोविड महामारी के दौर में नेत्रहीन दिव्यांगों को काफी विकट हालात का सामना करना पड़ा और स्वयं रोजगार करने वालों से रोजगार छिन जाने की वजह से उनके पास कोई काम नहीं है, अतः प्रशासन एवं सरकार द्वारा उनकी सहायता की जाए। राष्ट्रीय निवारा परिषद द्वारा जिलाधीश को ज्ञापन सौंपते हुए निम्न पीढ़ी प्रकल्पों को आर्थिक मदद दिए जाने की मांग करते हुए कहा गया कि निम्न पीढ़ी प्रकल्प पीड़ितों को 8 से 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने के साथ ही उनकी आवास की समस्या का निराकरण किया जाए। भीम ब्रिगेड द्वारा मनपा आयुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की गई कि कोरोना काल के दौरान नियुक्त किए गए ठेका कर्मियों को मनपा की सेवा में कायम किया जाए। जिले में कोरोना के बढ़ते प्रभाव के साथ ही किसान आत्महत्याओं का चक्र लगातार शुरू है, लेकिन गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष किसान आत्महत्याओं में कमी आई है। वर्ष 2020 के शुरुआती 5 माह में 107 किसानों द्वारा आत्महत्या की गई थी, जबकि इस वर्ष जनवरी से मई माह तक 73 किसानों द्वारा मौत को गले लगाया गया। वर्ष 2020 में पूरे साल भर के दौरान विदर्भ में सर्वाधिक 295 किसानों ने अमरावती जिले में आत्महत्या की थी। इस वर्ष अब तक उजागर हुई 73 आत्महत्या के मामलों में से 21 आत्महत्याग्रस्त परिवार सरकारी लाभ के लिए पात्र साबित हुए हैं और उन्हें सरकार की ओर से मदद दी गई है। वहीं 40 किसान आत्महत्या को सरकारी मदद के लिए अपात्र माना गया और 48 मामलों में अब तक जांच प्रलंबित है। स्थानीय खोलापुरी गेट पुलिस स्टेशन अंतर्गत भातकुली रोड पर स्थित केशव विहार में फिलहाल एक लेआउट का काम जारी है और यहां पर शुरू रहने वाले निर्माण कार्य पर आदिवासी बहुल मेलघाट के कुल 16 मजदूर पिछले कुछ दिनों से कार्यरत हैं। इसमें से चिखलदरा तहसील के मोरगढ़ निवासी 22 वर्षीय अर्जुन अरुण जामनेकर नामक मजदूर की बिजली का करंट लगने से मौत हो गई। इस बात का पता चलते ही युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पवार नामक ठेकेदार पर कार्रवाई करने की मांग करते हुए कार्रवाई होने तक अर्जुन की लाश को नहीं उठाने का निर्णय लिया, जिससे इरविन के पोस्टमार्टम घर में कुछ समय के लिए तनाव वाली स्थिति देखी गई। स्थानीय भूमि अभिलेख कार्यालय ही फर्जीवाड़े का अड्डा रहने की बात खुद भूमि अभिलेख कार्यालय के उपाधीक्षक अनिल दशरथकर द्वारा गाड़गीनगर थाने में दर्ज शिकायत से स्पष्ट हुई है। भूमि अभिलेख कार्यालय के कनिष्ठ लिपिक योगेश शिरभाते व स्वप्निल उम्बरकर ने बाहर सक्रिय रहने वाले एजेंटों से मिलीभगत करते हुए प्रकाश विठोबा ठाकरे के नाम की झूठी फेरफार नोंद दिखाकर नकली कागजात तैयार किए और बाद में उस नकली कागजात के भरोसे एक ही प्लॉट को 2 साल में 2 बार बेचा गया। उपाधीक्षक दशरथकर ने गाड़गीनगर थाने में दर्ज शिकायत में कहा कि जिस प्लॉट के व्यवहार में गड़बड़ी की गई है उसके फेरफार की पहली नोंद 22 सितंबर 1999 में की गई थी। बाद में इसी प्लॉट की आखिरी पत्रिका तैयार करने का काम करने वाले योगेश शिरभाते व स्वप्निल उम्बरकर ने प्रकाश विठोबा ठाकरे के नाम की झूठी फेरफार नोंद दिखाकर वही प्लॉट बाद में दूसरे को बेचने वाले बाहरी दलालों की मदद की गई। इस शिकायत के आधार पर गाड़गीनगर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है, लेकिन फिलहाल इस मामले में किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। परसों तक लॉकडाउन की वजह से काफी कम एसटी बसें शुरू थी और बस डिपो में यात्रियों की भीड़भाड़ काफी कम थी। वहीं सोमवार से बाहरी जिले के लिए बड़े पैमाने पर सरकारी बसें शुरू हुई है और डिपो में लोगों की भीड़भाड़ भी बढ़ने लगी। इस बात का फायदा उठाते हुए मध्यवर्ती बस डिपो परिसर में अब चोर और पॉकेटमार भी सक्रिय हो गए हैं, जिसके तहत धारणी निवासी महिला कल सोमवार को जब धारणी से अचलपुर जाने के लिए अमरावती बस डिपो में 4 बैग लेकर बैठी तो किसी अज्ञात आरोपी ने उसकी जरूरत भरी बैग को चुरा लिया। एक माह पूर्व दस्तूनगर चौक पर हुई मारपीट की घटना का बदला लेने के उद्देश्य से तड़ीपार अपराधी अशोक सरदार की 3 जून को छद्दी तालाब के पास 4 हमलावरों ने निर्ममता से हत्या की थी। इस मामले में पुलिस ने सबसे पहले अतुल तुपाले व राजेश थोरात को गिरफ्तार किया था। वहीं उसी रात प्रतीक कामले व अनिल डोले को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने इन चारों को आज 8 जून तक पुलिस हिरासत में रखने के आदेश दिए। 2 दिन पहले इस मामले में पुलिस ने अतुल तुपाले के खून से सने कपड़े जलाकर सबूत मिटाने का प्रयास करने वाले अतुल के साले अभिषेक मेश्राम को भी गिरफ्तार किया था। कल अभिषेक को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, तब न्यायालय ने उसे न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। वहीं शेष 4 आरोपियों को आज पुलिस द्वारा अदालत में पेश किए जाने पर अदालत ने सभी 4 आरोपियों को न्यायिक हिरासत के तहत जेल रवाना किया है। परतवाड़ा के ब्राह्मण सभा कॉलोनी में रहने वाले जाने माने वकील सुरेंद्र गुलक्षे के घर की टेरेस पर कल सोमवार की रात 10 बजे के दौरान अज्ञात व्यक्ति हाथ में चाकू लेकर घुस आया। उस समय टेरेस के पास ही स्थित बाथरूम में गुलक्षे वकील की बहू कपड़े धो रही थी, जिसे टेरेस पर जब कुछ आवाज आई तो उसने बाहर जाकर देखा। इस समय अज्ञात युवक ने गुलक्षे की बहू पर चाकू चला दिया, जिससे इस महिला के हाथ पर चाकू का मामूली घाव लगा। पश्चात इस महिला ने पूरी ताकत से दरवाजा ढकेलकर बंद किया और वह अज्ञात शख्स टेरेस से नीचे गिर पड़ा। इस समय गुलक्षे परिवार के सदस्यों की चीख पुकार सुनकर वह युवक मौके से भाग निकला। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है।
फ्रेजरपुरा पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले यशोदा नगर गली नंबर 5 में रहने वाले आदित्य सुनील टुंडे नामक 19 वर्षीय युवक को पुलिस ने यशोदा नगर चौक पर कल शाम छर्रे वाली एयरगन लेकर लोगों में दहशत फैलाते हुए पकड़ा। साथ ही उसके पास से देशी बनावट वाली एक एयरगन जब्त की गई है। कृषि उत्पन्न बाजार समिति में अनेक आड़तिया व्यापारियों के पास से करोड़ों रुपए की खेती का माल लेकर उन्हें लगभग 2 करोड़ रुपए की चपत लगा चुके निरंजन बोहरा नामक व्यापारी के खिलाफ अब प्रभात कॉलोनी निवासी शशांक केशवराव हिवसे नामक आड़त व्यवसायी ने गाड़गेनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पुलिस ने निरंजन बोहरा के खिलाफ धारा 406 व 420 के तहत अपराध दर्ज किया है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।